वो विमान के अंदर और बाहर की न सिर्फ वीडियो बना रहा है बल्कि कुछ कह भी रहा है। बहुत मुमकिन है कि वो इस वक्त अपने सोशल मीडिया के किसी अकाउंट पर लाइव है। ये पोखरा का एयरपोर्ट है। कुछ वक्त पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट के रनवे पर दो तरफ से प्लेन लैंड और टेक ऑफ करते हैं। यति एयरलाइंस के उस विमान को पूरब की तरफ से रनवे नंबर 30 पर लैंड करना था, मगर एटीसी की इजाजत के बावजूद पायलट ने ऐन वक्त पर पश्चिम की तरफ हवाई पट्टी नंबर 12 पर प्लेन को लैंड कराने की बात कही। यति एयरलाइंस की इस विमान की को पायलट अंजू थी, जबकि पायलट कैप्टन कमल केसी थे। कुछ ही वक्त बाद को पायलट अंजू कैप्टन बनने वाली थी। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि कहीं को पायलट को सिखाने की कोशिश में तो यह हादसा नहीं हो गया। बहत्तर लोगों की जान लेने वाले यति एयरलाइंस के इस विमान हादसे की असली वजह क्या रही, ये तो एक्सपर्ट्स की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन शुरुआती जांच में जो इशारे मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इस विमान हादसे की वजह इनमें से कुछ भी हो सकती है। वक्त पर हवाई पट्टी बदलना। अब तक की जांच में यह बात साफ हो चुकी है कि हादसे का शिकार हुए हवाई जहाज ATR 72 के कैप्टन कमल केसी ने लैंडिंग से महज चंद सेकंड्स पहले यानी आखिरी वक्त पर हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया था और इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से इजाजत भी मांगी थी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब ATC की ओर से विमान को नीचे उतरने की इजाजत दे दी गई थी और रनवे नंबर 30 को लैंडिंग के लिए चुना गया था। लेकिन उतरने से ठीक पहले कैप्टन केसी ने रनवे नंबर 12 पर उतरने का फैसला किया और इसके लिए इजाजत मांगी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब हवाई जहाज एयरपोर्ट से महज 24.5 किलोमीटर दूर था और लैंडिंग के लिहाज से यह दूरी काफी कम होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विमान के पायलट ने आखिरी वक्त पर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसकी क्या वजह रही। असल में पोखरा एयरपोर्ट पर पूरब की तरफ से लैंड करने वाले हवाई जहाजों को एयर स्ट्रिप नंबर 30 पर उतरने को कहा जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ से आने वाले जहाजों के लिए रनवे नंबर 12 की व्यवस्था है। रविवार को जब यति एयरलाइंस का यह विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तो वो VRF यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। आमतौर पर हवाई जहाज मौसम साफ रहने पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर नीचे उतरते हैं, यानी इतना तो साफ है कि हादसे के वक्त मौसम खराब नहीं था। ऊपर से पोखरा हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोग और आसमान से नीचे गिरते हवाई जहाज का वीडियो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां का मौसम खराब नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पायलट ने नीचे उतरने के लिए एयर स्ट्रिप बदलने की इजाजत क्यों मांगी। हादसे की संभावित वजह नंबर 2, क्या 5G बनी हादसे की वजह। नेपाल में हुए विमान हादसे की एक वजह 5G मोबाइल नेटवर्क को भी माना जा रहा है। ये कहा जाने लगा है कि स्मार्टफोन के इंटरनेट नेटवर्क की वजह से ATC को पायलट से संपर्क करने में दिक्कत होती है, जिससे विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान संवादहीनता के चलते असमंजस के हालात पैदा हो सकते हैं। ऊपर से मोबाइल इंटरनेट की वजह से ही जमीन से प्लेन की ऊंचाई का सटीक सिग्नल भी नहीं मिल पाता और यही वजह है कि अक्सर प्लेन्स को टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान में बैठे मुसाफिरों से अपने अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाता है या फिर मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसा कि हादसे के दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक विमान में बैठे कुछ मुसाफिरों के मोबाइल फोन ऑन थे और उनका इंटरनेट भी चालू था।
हादसे की संभावित वजह नंबर 3, क्या को पायलट को सिखाने में हुई चूक? फ्लाइट नंबर ATR 72 के हादसे की संभावित वजहों में एक वजह पायलट और को पायलट की मानवीय भूल भी हो सकती है। असल में जिस तरह से पायलट कमल केसी ने ऐन वक्त पर प्लेन को पूरब की जगह पश्चिमी छोर से दूसरे एयर स्ट्रिप पर उतारने का फैसला किया, वो चौंकाने वाला है। नेपाल के इस रनवे की बनावट ऐसी है जिसमें पश्चिमी छोर से विमान उतारने के लिए खास तजुर्बे की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विमान के को पायलट ने अपनी को पायलट को लैंडिंग सिखाने के लिए आखिरी वक्त पर यह फैसला लिया, और क्या चंद सेकंड्स पहले लिया गया उनका यह फैसला ही इस विमान हादसे की वजह बन गया? मीडिया से बात करते हुए कुछ विशेषज्ञों ने इस हादसे को लेकर ऐसी भी आशंका जताई है। हादसे की संभावित वजह नंबर 4, क्या नेपाल का लैंडलॉक्ड होना बनी वजह? फ्लाइंग के लिहाज से नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में होती है। असल में नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक बनावट काफी मुश्किल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनकी चोटियां, घाटियां और जंगल नेपाल की बनावट का हिस्सा है। कुछ इन्हीं वजहों से नेपाल को स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री के तौर पर गिना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली माउंट एवरेस्ट की चोटी भी नेपाल में ही है। ऊपर से ऐसी बनावट के चलते कभी विजिबिलिटी में कमी, कभी टर्बुलेंस यानी खराब मौसम की आशंका, तो कभी तेज हवाएं नेपाल में पायलटों के लिए चुनौतियां पेश करती रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस हादसे के पीछे भी नेपाल की यह भौगोलिक बनावट एक वजह साबित हुई? हादसे की संभावित वजह नंबर 5, तकनीकी खराबी, पायलट की थकान या कुछ और? वैसे तो नेपाल शासन ने मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है। ब्लैक बॉक्स की भी पड़ताल होनी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ऐन मौके पर पायलट ने हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया, उसे देखकर अब ये आशंका भी जताई जाने लगी है कि शायद विमान में लैंडिंग से ऐन पहले कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी। वैसे भी विमान नीचे गिरने से पहले जिस तरह अपनी बाईं ओर खतरनाक तरीके से झुक गया, विशेषज्ञों की माने तो वो भी विमान में आई तकनीकी खराबी की निशानी हो सकती है। नेपाल एयरपोर्ट से जुड़े कुछ सूत्रों ने मीडिया से बात करते हुए भी यह दावा किया है कि ATR 72 ने लैंडिंग से ठीक पहले जैसे ही अपने लैंडिंग गियर खोले, हवाई जहाज खुद को स्टॉल नहीं कर सका। यानी लैंडिंग गियर खुलते ही हवाई जहाज तेजी से नीचे आने लगा और अपनी ऊंचाई बरकरार नहीं रख सका, जबकि नीचे उतरने के लिए हवाई जहाज का धीरे धीरे नीचे आना जरूरी होता है। तेजी से नीचे आना खतरे की निशानी हो सकती है, और इस हवाई जहाज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कम से कम हवाई जहाज पर नीचे से नजर रख रहे लोगों को तो कुछ ऐसा ही लगा। लेकिन ये तो रही रविवार को नेपाल में हुए विमान हादसे की संभावित वजहों की बात। नेपाल में विमान उड़ाना और हवाई सफर करना खतरे से खाली नहीं है। नेपाल के हवाई इतिहास की बात करें तो यहां अब तक 104 विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा हादसा 31 साल पहले हुआ था, जब एक प्लेन क्रैश में 167 लोगों की जान चली गई थी। पिछले 30 सालों में यहां 28 बड़े हवाई हादसे हो चुके हैं। अब आइए हाल के कुछ सालों में नेपाल में हुए बड़े हवाई हादसों पर एक निगाह डालते हैं। नेपाल में सबसे बड़ा विमान हादसा 1992 में हुआ था, जब पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 167 लोगों की जान चली गई थी। 29 मई 2022 को नेपाल में तारा एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 4 भारतीयों समेत कुल 22 लोगों की जान चली गई थी। उड़ान भरने के बाद यह विमान रडार से बाहर चला गया,
जिसके 6 घंटे बाद इसके हादसे का शिकार बनने की बात पता चली। 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया, जिसमें नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2018 में नेपाल में यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे का शिकार बनी। 76 सीटों का ये प्लेन काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर उतरते वक्त एक्सीडेंट का शिकार बन गया। इस हादसे में हवाई जहाज में सवार 71 लोगों में से 51 की मौत हो गई। 2016 में तारा एयरलाइंस की एक और फ्लाइट हादसे का शिकार बनी। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी। हवाई जहाज नेपाल के मायागदी में गिरा था। नेपाल में साल दर साल ऐसे हादसे होते रहे हैं और ऐसे में वहां की भौगोलिक बनावट के साथ साथ नेपाल के तकनीकी तौर पर पिछड़े होने, हवाई जहाज के रखरखाव में लापरवाही बरते जाने समेत और भी कई तरह की वजहें सामने आती रही हैं। ऐसे में अब इस नए हादसे ने नेपाल की हवाई सेवा पर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। 17 साल पहले पायलट पति की मौत के बाद अंजू ने भी पायलट बनने का फैसला किया था, मगर किस्मत देखिए, कैन पति की तरह ही ठीक लैंडिंग के वक्त विमान हादसे में उनकी भी मौत हो गई। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। जब सच धुंधला दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपको लेंस बदलने की जरूरत है। तभी तो हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में खबर दिखाते हैं, बिल्कुल शार्प और क्लियर। देखिए मेरे साथ ब्लैक एंड व्हाइट रात 9 बजे आज तक पर। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मूर्छित पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के लिए अभी से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन पीएम का रोड शो कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बौखला गई है, इसीलिए उसके जवाब में पीएम मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के थिंक टैंक जयराम रमेश का मोदी के रोड शो पर ये बयान क्या आया? बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा पर हमलों की बौछार कर दी। आज तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हर लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा थी, इसलिए कि जिस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए उनके बारे में पूरे देश को जानकारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो पर हमला करने के लिए कोरियोग्राफ शब्द का इस्तेमाल किया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जी कोरियोग्राफ किए गए रोड शो के जरिए अपनी लोकप्रियता चेक करना चाहते हैं। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी, तो बीजेपी ने राहुल की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दे दिया। ये शब्द उसी के दिमाग में आएगा जो पहले से चल रहा हो, तो इट मीन्स कि वो लोग कोरियोग्राफ और कोरियोग्राफी के आधार पे चल रहे हैं। यहाँ कुछ कोरियोग्राफ और कोरियोग्राफी नहीं होती है, यहाँ तो सीधे जनता से जुड़ाव है। जालंधर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पीएम के रोड शो को बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बताया था, जिसके बाद से दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज हो रही है। दरअसल इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलाकर 9 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यात्राओं और रोड शो के जरिए सभी दल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले कर माइंड गेम खेल रहे हैं।
अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। इस विमान की को पायलट अंजू के पति भी कभी इसी यति एयरलाइंस में काम किया करते थे। 2006 में एन लैंडिंग के वक्त एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जो मुआवजा मिला, उसी पैसे से अंजू ने पायलट बनने की पढ़ाई पूरी की। मगर किस्मत का खेल देखिए कि को पायलट अंजू भी इसी तरह के एक हादसे का शिकार हो गई। नेपाल के यति एयरलाइंस के विमान ATR 72 के हादसे में मुसाफिरों के साथ साथ जिन क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी भी कहानी कुछ कम दर्द भरी नहीं है। हादसे में इस विमान के कैप्टन कमल केसी के साथ साथ उनकी को पायलट अंजू खतीवड़ा की भी मौत हो गई। विडंबना देखिए कि अंजू अब से बस कुछ ही समय बाद कैप्टन बनने वाली थी। अंजू की किस्मत इस मायने में काफी खराब रही कि उनके पति दीपक पोखरेल की भी अब से कोई 16 साल पहले यति एयरलाइंस के ही एक विमान हादसे में जान चली गई थी। दीपक तब को पायलट के पद पर तैनात थे और वो हादसा 21 जून 2006 को हुआ था। उस हवाई जहाज ने तब नेपालगंज से सुखरेत के लिए उड़ान भरी थी। हादसे का शिकार बने हवाई जहाज की को पायलट अंजू खतीवड़ा की बतौर को पायलट ये आखिरी उड़ान थी। प्लेन को सकुशल लैंडिंग कराने के बाद अंजू कैप्टन बनने वाली थी। इसके लिए वो सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। दरअसल फ्लाइंग कैप्टन बनने के लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। को पायलट अंजू ने इससे पहले भी नेपाल के लगभग सभी हवाई अड्डों पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई थी। रविवार को पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन केसी ने मुख्य पायलट की सीट पर उन्हें बिठाया था। सफल लैंडिंग के बाद अंजू को चीफ पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, मगर दुर्भाग्य से महज 10 सेकंड की दूरी पर उनके सारे सपने और अरमान धुएं में मिल गए। जानकारी के मुताबिक कैप्टन कमल केसी का बतौर पायलट अनुभव 35 साल का था और उन्होंने पहले भी कई पायलटों को ट्रेनिंग दी थी। कैप्टन कमल केसी और को पायलट अंजू की तरह ही इसी फ्लाइट की एयर होस्टेस ओशिन आले मगर की कहानी भी कम दुख भरी नहीं है। ओशिन 2 साल से यति एयरलाइंस के साथ काम कर रही थी। वो पिछले 6 महीने से अपने माता पिता के साथ काठमांडू में रह रही थी। ओशिन की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और उनके पति फिलहाल यूके में हैं। इस हादसे के बाद उनके माता पिता अपनी बेटी की शव की पहचान के लिए पोखरा पहुंचे। ओशिन के पिता ने कहा कि उन्होंने त्योहार के रोज यानी मकर संक्रांति के दिन ओशिन को काम पर जाने से मना किया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी कर जल्द घर लौटने की बात कहकर निकली और फिर कभी लौट कर नहीं आई। सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी। www.crimetak.in। जिसने मुंबई को बमों से दहलाया, जिसे 30 साल से ढूंढ रहा है हिंदुस्तान, उस दाऊद को दामाद बना लिया पाकिस्तान ने। भारत का कसाई, पाकिस्तान का जमाई। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना दामाद बना लिया। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह रचा लिया है। यह विस्फोटक खुलासा दाऊद इब्राहिम की बीवी महजबीन ने खुद किया है। दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन के दावों के मुताबिक 67 साल के दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह किया है। यह सनसनीखेज खुलासा दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने भी किया है। अली शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछताछ में बताया, दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन को तलाक देने की खबरें झूठी हैं, लेकिन दाऊद ने दूसरी शादी पाकिस्तानी पठान लड़की से की। दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह ने खुलासा किया है कि दाऊद की पहली बीवी महजबीन से
जुलाई 2022 में अली शाह की दुबई में मुलाकात हुई थी। महजबीन ने अली शाह को दाऊद इब्राहिम के दूसरे निकाह के बारे में बताया था। अली शाह के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन ही हर अहम मौके पर भारत में बैठे दाऊद के रिश्तेदारों के संपर्क में व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ती रहती है। आज तक के पास दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह के बयान की वो कॉपी है जिसमें उसने खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठान है। दाऊद इब्राहिम ऐसा दिखाता है कि उसने महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन ये सच नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी को शक है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी पहली बीवी महजबीन से तलाक की बात इसलिए फैलाई ताकि उसे शक के दायरे से बाहर रखा जा सके, जबकि भारत में दाऊद के रिश्तेदारों से उसकी पहली बीवी महजबीन ही संपर्क में रहा करती है। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी पठान परिवार से ताल्लुक रखती है। दाऊद ने दरअसल सबको ये बताया है कि उसने पहली पत्नी महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन दरअसल ये दाऊद की एक चाल है ताकि जांच एजेंसियों की नजर महजबीन से हटकर किसी और तरफ चली जाए। इसके अलावा एनआईए को दाऊद इब्राहिम के नए ठिकाने का भी पता चला है। दाऊद का नया पता है कराची डिफेंस कॉलोनी। ये खुलासे तब हुए हैं जब भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने पिछले दिनों आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के टेरर नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। उस मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह का बयान सितंबर 2022 में दर्ज किया था, जिसमें अली शाह ने बेहद चौंकाने वाले खुलासा किए हैं। पता चला है कि पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने में भी बदलाव किया गया है।